मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम और जगहों पर भी इतने ही ताकतवर हो? मोहिनी ने अपनी चमकती आंखों से अर्जुन की ओर देखा। उसका इशारा एकदम स्पष्ट था। इस तरह का खुलेआम किया गया प्रलोभन जिसे कोई भी पुरुष नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह खुद भी एक बेहद आकर्षक लड़की थी, जिसकी सुंदरता और काया की चर्चा कई शिष्यों के बीच होती थी। चारों ओर से हल्की हल्की थूक निगलने की आवाजें आने लगीं। सुहास के साथी पहले ही अपनी चोटों से कमजोर थे, लेकिन इस दृश्य ने उनका खून तेजी से दौड़ा दिया। कुछ तो इतने स्तब्ध हो गए कि वहीं गिर पड़े। अर्जुन ने भी एक पल के लिए जलन सी महसूस की। उसका गला सूखने लगा, सांसें तेज हो गईं और उसकी पकड़ अपने आप ही मोहिनी की गर्दन पर कस गई। मोहिनी ने हल्की सी सिसकी ली और शरीर को हल्का सा मरोड़ा, फिर नाराजगी भरे स्वर में बोली, अभी छोड़ क्यों नहीं रहे? इतना कहते हुए उसने अपनी नरम कोमल उंगलियों से अर्जुन की पकड़ को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान जानबूझकर या अनजाने में उसने अर्जुन का हाथ खींचकर अपने उभारों पर रख दिया। गर्माहट और अविश्वसनीय कोमलता अर्जुन की हथेली से होकर बहने लगी। अर्जुन ने अपनी उंगलियों के नीचे उसकी धड़कन को महसूस किया। उसकी नसों में बहता रक्त अचानक और तेजी से दौड़ने लगा। अर्जुन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। यह औरत ये क्या करने की कोशिश कर रही है? मोहिनी ने उसकी झिझक को भांप लिया और हल्की हंसी हंसते हुए बोली, अब तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन के मन में पहले से ही यह खटका था कि यह लड़की सिर्फ उसे खेल की तरह इस्तेमाल कर रही है। अब तक उसने इस तरह की लड़कियों को देखा नहीं था, लेकिन उसे समझ आ गया कि मोहिनी जैसी लड़कियां किसी के नियंत्रण में नहीं आती, बल्कि खुद लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। क्या मैं भी इतनी आसानी से मूर्ख बन जाऊंगा? अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की क्रूर मुस्कान आई। उसने अपनी हथेली से एक जोरदार दबाव डाला। ऊहा! मोहिनी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन उसके इस खेल में शामिल हो जाएगा। उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई और उसने अर्जुन को नाराजगी भरी नजरों से देखा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अर्जुन जोर से हंस पड़ा और एकदम पीछे हट गया। उसने मोहिनी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम जा सकती हो। मोहिनी स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सुंदरता और मोहकता का कोई असर नहीं होगा। ये वही लड़की थी जिसकी अदाओं पर कई ताकतवर योद्धा भी झुक गए थे, लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। क्या यह लड़का सच में आदमी है? कुछ पल तक वह वहीं खड़ी रही, फिर हंस पड़ी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखों में नशीली चमक भरी और अर्जुन के पास आई। वह धीरे से उसके कान के पास झुकी और हल्की फूंक मारी। तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। फिर वह मुड़ी और अपनी हजारों प्रकार की चालों से चलने लगी। उसकी कमर लहरों की तरह मचल रही थी। दूर खड़े सुहास और उसके साथी यह दृश्य देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उसने उसे मना कर दिया? उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर यह मौका हमें मिलता तो हम क्या करते? अगर यह मौका विशाल सिंह और उसके साथियों को मिलता तो वे निसंदेह झपट पड़ते। यह किसी स्वर्गीय उपहार से कम नहीं था, तो वे इसे क्यों छोड़ते? आखिर उन्हें खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पाने के लिए बहुत कुछ था। मोहिनी के जाते ही सबकी नजरें अर्जुन की ओर मुड़ गईं। उनके चेहरों पर अफसोस और हताशा का भाव साफ झलक रहा था। हाय! कई जगहों से गहरी सांसों की आवाजें गूंज उठीं। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर बेहोश पड़े आंधी संघ के कुछ शिष्यों के कपड़ों से कपड़े की पट्टियां फाड़ी और अपने हाथों पर लपेट लीं। विशाल सिंह और उसके साथी अब भी अर्जुन को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। क्या तुम चल सकते हो? अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। वे हल्के से सिर हिलाने लगे। तो चलो। सभी के चेहरे सूजे हुए थे, नाक से खून बह चुका था, लेकिन फिर भी वे किसी तरह अद्वितीय गुरुकुल की ओर वापस लौटे। वहां पहुंचने के बाद वे अपने अपने उपचार की व्यवस्था करने लगे। भले ही यह लड़ाई तीनों प्रमुख समूहों के बीच की एक और झड़प थी, लेकिन इन लड़ाइयों को बड़े बुजुर्ग भी नजरअंदाज कर देते थे। युद्ध के बिना कोई भी मजबूत नहीं बनता और गुरुकुल के बुजुर्ग यही चाहते थे कि उनके युवा योद्धा
कठिनाइयों से सीखें। अर्जुन अपने छोटे लकड़ी के कुटीर में लौट आया। उसने अपने पास बची हुई रक्त रोकने वाली औषधि निकालने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? आज की लड़ाई में सबसे गंभीर घाव उसकी हथेली में छेद था, बाकी चोटें साधारण थीं। जब उसने चंद्रशेखर की तलवार पकड़ी थी तो उसने जानबूझकर हड्डियों और ऊर्जा धाराओं मेरिडियंस को चोट से बचाया था। यह बस एक मांस का घाव है। पहले जब उसे फूल चितकबरा मकड़ी ने काटा था तब भी उसे इस तरह का ही घाव हुआ था और 4 दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया था। और अब तो उसकी स्वर्ण ऊर्जा भी सक्रिय हो गई थी, जिससे उसकी चोटें और तेजी से ठीक हो रही थीं। यह सोचते ही अर्जुन बिना समय गंवाए फिर से नाग प्रवाह कंठ की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने वहां बैठकर सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, उसके शरीर के भीतर ड्रम बजने जैसा कंपन महसूस हुआ। यह बिना किसी चेतावनी के बाहरी ऊर्जा तीव्र गति से उसके शरीर में समाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने 2 दिनों की साधना जितनी ऊर्जा एक साथ अवशोषित कर ली। उसकी ऊर्जा की मात्रा न केवल पुनः स्थापित हुई, बल्कि पहले से भी अधिक समृद्ध हो गई। संवर्धित शरीर की 8वीं अवस्था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बांधी और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। इतनी जल्दी? उसे लगा था कि अगले 7-8 दिनों में वह इस स्तर को छू पाएगा, लेकिन यह तो अभी ही हो गया। युद्ध करने से सच में विकास तेज होता है। अर्जुन ने खुश होकर अपनी सूर्य तंत्र की साधना को और तीव्र कर दिया। अब उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने की गति 2 गुनी हो गई थी। 3 दिन बाद अब तक अर्जुन ने अधिकतर समय नाग प्रवाह कंठ में साधना करते हुए बिताया था, लेकिन इन 3 दिनों में विशाल सिंह और उसके साथी कहीं नहीं दिखे। शायद वे अब भी अपने घाव भरने में लगे होंगे, अर्जुन ने सोचा। 3 दिनों बाद जब अर्जुन हमेशा की तरह गुरुकुल में झाड़ू लगा रहा था, उसने देखा कि विशाल सिंह, लियाकत और बाकी सभी उसकी ओर आ रहे हैं। जो भी उस दिन की लड़ाई में शामिल था, वे सब यहां थे। उनकी चाल में जोश था, उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उनके चेहरे, उनकी आंखों के चारों ओर अब भी गहरे नीले निशान थे। उनके होंठ सूजे हुए थे और चेहरों की सूजन अब भी पूरी तरह नहीं गई थी। वे देखने में बेहद मजाकिया लग रहे थे। अर्जुन ने उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ कनिष्ठ विशाल, तुम्हारी त्वचा फिर से खुजला रही है? विशाल सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कई भाव झलक रहे थे, आदर, हट, झुंझलाहट और राहत। सामान दो, विशाल सिंह ने अचानक कहा और हाथ आगे बढ़ाया। लियाकत तुरंत 2 सुराही लिए आया और उन्हें विशाल को पकड़ा दिया। एक अपने पास रखते हुए विशाल ने दूसरी सुराही अर्जुन की ओर बढ़ा दी। बिना कुछ बोले विशाल ने सुराही खोली और सीधे पीना शुरू कर दिया। इधर से गुजरते हुए अद्वितीय गुरुकुल के कुछ शिष्य हैरानी से उन्हें देखने लगे। सुबह सुबह मदिरा पीते देख वे दंग रह गए। अब ये कौन सी नई चाल है? कुछ लोगों ने फुसफुसाया, मगर अर्जुन सिर्फ हल्के से मुस्कुराया और अपनी सुराही खोलकर बड़े घूंट भरने लगा। शानदार, लियाकत ने जोर से चिल्लाया। बहुत बढ़िया, बाकी शिष्यों ने भी उसका साथ दिया। अर्जुन और विशाल सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ अपनी सुराही जमीन पर दे मारी। मदिरा उनके वस्त्रों पर बहने लगी। इसी बीच अंधकार कक्ष डार्क हॉल का एक अनुशासन अधिकारी वहां आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज सख्त। गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन, दिन दहाड़े मदिरापान, प्रत्येक से 5 योगदान अंक काटे जाएंगे। अगली बार यह दंड और कठोर होगा। अर्जुन ने कंधे उचकाए। काट लो। अगर यह 1 महीना पहले होता तो उसे बहुत दुख होता, मगर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था तो दूसरे कुलदीपक विशाल सिंह को क्यों पड़ेगा? उसके पास वैसे भी योगदान अंकों की कोई कमी नहीं थी। जाकिर, बड़े भाई अर्जुन का झाड़ू लगाने का काम पूरा कर दो। विशाल सिंह ने जाकिर को इशारा किया। ठीक है। जाकिर, जिसे अर्जुन ने पहले धूल चटा दी थी, तुरंत झाड़ू उठाकर काम में लग गया। यह ठीक नहीं है, अर्जुन ने अनुशासन अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा।
मगर वह पहले ही नाक चढ़ाकर वहां से चला गया। चलो तुम्हारी कुटिया में बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, विशाल सिंह ने कहा। अर्जुन की छोटी सी कुटिया के पास दोनों एक छोटे तालाब के किनारे बैठे थे। वहीं पीछे विशाल सिंह के साथी कुटिया की छत की मरम्मत कर रहे थे। लगता था कि अब वे अर्जुन के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि उसका सम्मान करना सीख गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद विशाल सिंह ने पूछा, तुमने हमें बचाया क्यों? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। तुम लोग मुझे बड़े भाई कहते हो, तो मुझे भी बड़े भाई की तरह सोचना चाहिए, यही कारण होगा। सच? विशाल सिंह ने गंभीरता से अर्जुन की आंखों में झांका। अर्जुन मुस्कुराया। तो तुम्हें क्या लगा, मैंने तुम्हें क्यों बचाया? विशाल सिंह चुप हो गया। उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे। कुछ पल बाद उसने कहा, अगर तुम हमें छोटा भाई मानते हो तो हम भी तुम्हें बड़ा भाई मानेंगे। पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने उसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अर्जुन ने कंधे उचकाए। एक दूसरे की आंखों में देखते ही दोनों जोर से हंस पड़े। शायद दुश्मनी को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, हंसी और आपसी समझ। अब विशाल सिंह पूरी तरह अर्जुन को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। इधर उधर की बातें करने के बाद विशाल सिंह का चेहरा अचानक लाल पड़ गया। वह झिझकते हुए बोला, बड़े भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अर्जुन ने विशाल सिंह को हैरानी से देखा। क्या? विशाल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर धीरे से बोला, उस दिन के तुमने उसे छुआ था, है ना? किसे? अर्जुन ने अनजान बनते हुए पूछा। विशाल और भी ज्यादा परेशान हो गया। वही हूं मेहर की। बस इतना कहते ही वह अजीब सा महसूस करने लगा। अर्जुन हंस पड़ा। तुम सबने खुद अपनी आंखों से देखा था, फिर भी पूछ रहे हो? हमने साफ साफ नहीं देखा, तो क्या तुमने सच में उसे छुआ? विशाल ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। अर्जुन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर छुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद मेरा हाथ वहां रखा था और मैंने सिर्फ उसे सबक सिखाया। विशाल ने एक गहरी सांस ली और उत्सुकता से पूछा, तो कैसा लगा? अर्जुन ने संदेह से विशाल को देखा। तुमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया? विशाल ने सिर हिलाया जैसे कोई ढोलक बज रही हो, फिर संदेह से बोला, तो क्या बड़े भाई ने पहले कभी? अर्जुन ने सोचने का नाटक किया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ एक रहस्यमयी उदासी चेहरे पर ले आया। आह, बीती बातों को मत कुरेदो। विशाल कुछ पल के लिए अवाक रह गया, फिर मुस्कुराया। अच्छा अच्छा, 3 साल पहले जब तुम अद्वितीय गुरुकुल में आए थे, तब से किसी से मेल झोल नहीं बढ़ाया, तो तुम्हें मौका कहां मिला? यानी कि ये सब तुम्हारे गुरुकुल में आने से पहले हुआ होगा। 3 साल पहले तुम कितने साल के थे? 12। विशाल ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 12 साल की उम्र में भी? कमाल है भाई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसके मन में किसी पुरानी याद का हल्का सा दर्द उभर आया। वह सोचने लगा, वो अब कैसी होगी? क्या सब ठीक होगा? कुछ पलों की चुप्पी के बाद विशाल ने गंभीर होकर कहा, वैसे भाई, तुम्हें हूं मेहर से सावधान रहना चाहिए। तुमने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। मतलब? अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। विशाल हंसने लगा। मतलब ये कि वो तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी। जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। भाई, तुम्हारी औरतों में काफी किस्मत अच्छी लगती है। अर्जुन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे लोगों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, छोड़ो इसे, असली बात सुनो। विशाल सिंह ने एक छोटी शीशी निकालते हुए कहा, भाई, उस दिन तुमने छेंग शाओ और उसके साथियों से लड़ते हुए बहुत विश्व ऊर्जा खर्च की थी। ये लो, मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। भरपाई? अर्जुन ने भौहें उठाई। हाँ, ये लघु पुनरुद्धार गोलियां हैं। इन्हें लेने से तुम्हारी विश्व ऊर्जा जल्दी से भर जाएगी। अर्जुन इस औषधि का नाम पहले सुन चुका था। यह मृदु प्रभाव वाली औषधि थी, जो खास तौर पर संवर्धित शरीर 7वीं से 9वीं अवस्था तक के योद्धाओं के लिए उपयोगी होती थी। हालांकि अर्जुन की स्थिति सबसे अलग थी। उसकी सत्य यंग विधि
उसे विश्व ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। फिर भी विशाल के इरादे को ठुकराना उचित नहीं लगा। अर्जुन मना करने ही वाला था कि विशाल ने सख्त लहजे में कहा, मैं किसी का उद्धार नहीं रखता। ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूं। अर्जुन ने शीशी स्वीकार कर ली। विशाल की आंखों में एक शरारती चमक थी। भाई, यहीं रुको, मैं तुम्हें एक कमाल की जगह ले चलूंगा। कौन सी जगह? अर्जुन ने संदेह से पूछा। विशाल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, बस इंतजार करो, मैं वादा करता हूं, निराश नहीं होगे। काली आंधी वन के भीतर अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य एक पंक्ति में चलते हुए इसकी गहराइयों में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि सुहास उसे जिस खास जगह पर ले जाना चाहता था, वह वास्तव में काली आंधी पर्वत श्रृंखला के भीतर होगी। घने जंगल में चलते हुए अर्जुन ने देखा कि यहाँ एक स्पष्ट रास्ता था। इस तरह के घने जंगल में यदि मनुष्य बार बार न आते जाते तो ऐसा पथ स्पष्ट रूप से न बनता। क्या यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं? अर्जुन ने मन में विचार किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सत्य ही था, क्योंकि थोड़ी दूरी पर कुछ धुंधले आकृतियां ठीक उन्हीं की तरह आगे बढ़ रही थीं। सीनियर भाई, क्या आपको पता है कि उस दिन चंद्रशेखर और उसके साथियों से हमारी मुलाकात काली आंधी वन के पास ही क्यों हुई थी? अर्जुन के आगे चलते हुए सुहास ने पूछा। अर्जुन का भाव थोड़ा बदल गया। उसे कुछ आभास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रशेखर और उसके लोग भी काली आंधी वन आने वाले थे? बिल्कुल सही। हमारा अद्वितीय गुरुकुल, वज्र आश्रम और रक्त संघ, ये तीनों ज्यादा दूर नहीं हैं। काली आंधी वन से इन तीनों स्थानों की दूरी लगभग समान है। इसलिए यदि इन गुटों के कोई भी शिष्य यहाँ आना चाहें तो उन्हें उसी चौराहे से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा क्या खास है यहाँ जो तुम सब यहाँ आते हो? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। सुहास हंसते हुए बोला, सीनियर भाई, यह तो आपको पता ही नहीं होगा। काली आंधी वन के भीतर एक गुप्त बाजार है। हमारे तीनों गुटों के शिष्य और यहाँ तक कि काली हल्दी ग्राम के अन्य योद्धा भी यहाँ आते हैं। यहाँ शिष्य उन वस्तुओं और तकनीकों का आदान प्रदान कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, और बदले में उन्हें उपयोगी चीजें या फिर स्वर्ण रजत मुद्राएं मिल सकती हैं। यह काली आंधी बाजार बहुत चहल पहल वाला स्थान है, तो सीनियर भाई, आपको जरूर यहाँ देखना चाहिए। ललित ने भी सहमति जताते हुए कहा। हाँ सीनियर भाई, यहाँ कई बार दुर्लभ चीजें मिल जाती हैं। पिछली बार सुहास भाई ने मात्र 20 चांदी के सिक्कों में एक तेजस्वी फल खरीद लिया था। तेजस्वी फल? अर्जुन का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। हाँ, यह पृथ्वी श्रेणी का निम्न स्तर का आध्यात्मिक फल है। बेचने वाले को इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं था, जिससे मुझे यह सौदा करने का लाभ मिल गया। सुहास गर्व से बोला। पृथ्वी श्रेणी के निम्न स्तर के इस फल की कीमत कम से कम 2000 चांदी के सिक्के होती, और सुहास ने इसे मात्र 20 चांदी के सिक्कों में प्राप्त कर लिया था। यह सचमुच एक सौदा था। अर्जुन ने अद्वितीय गुरुकुल में बिताए अपने समय में कभी इस काली आंधी बाजार के बारे में नहीं सुना था। चूंकि उसने कभी किसी से ज्यादा मेल झोल नहीं रखा था, इसलिए उसे इस प्रकार की जानकारियां भी नहीं मिली थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुहास और उसके साथी यहाँ अक्सर आया करते थे और इस स्थान से भली भांति परिचित थे। उनकी बातचीत से अर्जुन को कई दिलचस्प बातें सुनने को मिली, जिससे उसका इस स्थान को लेकर उत्साह बढ़ने लगा। क्योंकि अर्जुन सत्य सूर्य साधना का अभ्यास कर रहा था, इसलिए यदि यहाँ उसे सूर्य तत्व से युक्त औषधियां मिलती तो यह उसके लिए लाभदायक होता। हालांकि उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे अपने पास रखी लौटती ऊर्जा की गोलियां याद आईं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। काली आंधी बाजार कुछ दूरी पर था, इसलिए सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक अर्जुन ने पूछा, जूनियर भाई सुहास, क्या हमारे अद्वितीय गुरुकुल में कोई 11वें बुजुर्ग हैं? उसे उस वृद्ध व्यक्ति की याद आई जिससे उसकी मुलाकात कुंडली नाग सरिता के पास हुई थी। वह व्यक्ति पूरी तरह रहस्यमय था और उसकी छवि अर्जुन के मन से मिट नहीं रही थी। 11वें बुजुर्ग? सुहास चौंका।
कब से हमारे अद्वितीय गुरुकुल में 11 बुजुर्ग हो गए? ओह, बस यूं ही पूछ रहा था। अर्जुन को अब समझ आ गया कि वह वृद्ध व्यक्ति झूठ बोल रहा था, लेकिन वह शांत और मैत्रीपूर्ण था, जिससे अर्जुन ने उसे और कुरेदने का विचार त्याग दिया। ललित हंसते हुए बोला, सीनियर अर्जुन, चूंकि आप हमेशा साधना में लीन रहते हैं, इसलिए आपको अद्वितीय गुरुकुल की व्यवस्थाओं की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। हमारे पास कुल 5 बुजुर्ग हैं, कोई 11वें बुजुर्ग नहीं है। इस समूह के सभी लोग अर्जुन के पहले के कठिन दिनों के बारे में जानते थे, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए उसे अद्वितीय गुरुकुल की विभिन्न जानकारियां देने लगे, जिससे वह भविष्य में कोई अजीब सवाल न पूछ बैठे। चूंकि सुहास के संरक्षक भी एक बुजुर्ग थे, इसलिए उसे अद्वितीय गुरुकुल की गतिविधियों की अच्छी जानकारी थी। इसी दौरान बात अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान तक पहुंच गई। आवाज धीमी करके सुहास बोला, मेरे संरक्षक से मैंने सुना था कि हमारे प्रधान एक अप्रतिम योद्धा हैं। आजकल कहा जाता है कि उन्होंने शून्य योद्धा सीमा के शिखर को प्राप्त कर लिया है और बस अगली सीमा को पार करने की कगार पर हैं। 1000 मील के दायरे में वे सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। शून्य योद्धा सीमा का शिखर। अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठा। योद्धाओं की साधना शरीर शोधन स्तर से प्रारंभ होकर कायारोपण अवस्था, प्राण ऊर्जा स्तर, शक्ति संगम सीमा, सत्य ऊर्जा सीमा और फिर शून्य योद्धा सीमा तक जाती थी। हर स्तर में 9 उप स्तर होते थे और जैसे जैसे शक्ति बढ़ती, प्रगति और कठिन होती जाती। शून्य योद्धा स्तर के योद्धा बिरले ही देखने को मिलते थे, और यह जानकर कि अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान ने इस स्तर को प्राप्त कर लिया है, अर्जुन हतप्रभ रह गया। यदि वे अगली सीमा पार कर लेते तो वे वास्तव में एक महान योद्धा बन जाते। वह रक्त संघ का मुखिया हरीश मेहरा और वज्र आश्रम का मुखिया विशाल राठौड़ अभी केवल शून्य योद्धा सीमा के 6ठे या 7वें चरण तक ही पहुंचे हैं और हमारे प्रधान की तुलना में कुछ भी नहीं है। सुहास ने गर्व भरे स्वर में कहा, आखिरकार किसी विद्यालय का प्रधान जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही गर्व उसके शिष्यों को होता है। हमारे प्रधान को अगली सीमा पार करने में कितना समय लगेगा? ललित ने उत्सुकता से पूछा। यदि प्रधान अचानक ही अगली सीमा को पार कर लें, तो 1000 मील के क्षेत्र में अद्वितीय गुरुकुल सबसे प्रभावशाली संगठन बन जाएगा। तब कौन उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा? सुहास का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। क्या हुआ? ललित ने चिंतित होकर पूछा। मेरे गुरु ने बताया था कि प्रधान जी पिछले 10 वर्षों से शून्य योद्धा सीमा के शिखर पर ही हैं। तो उन्होंने अब तक अगली सीमा क्यों नहीं पार की? सभी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। 10 साल। साधना कठिन होती है, लेकिन इतना समय फिर भी बहुत अधिक है। सुहास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे सुहास भाई, आप ऐसे हमारी जिज्ञासा जगाकर चुप हो गए। ये तो ऐसा है जैसे किसी रहस्य को आधा खोलकर छोड़ दिया जाए। नीरज ने मजाकिया अंदाज में शिकायत की और बाकी सभी ने सुहास को बताने के लिए प्रोत्साहित किया। सुहास ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, 10 साल पहले अद्वितीय गुरुकुल में एक बड़ा संकट आया था। इसी कारण प्रधान जी की साधना आगे नहीं बढ़ पाई। कैसा संकट? सभी ने सांस रोककर पूछा। प्रधान जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2 शिष्यों को अपनाया। इनमें से एक मेहनती था तो दूसरा अत्यंत बुद्धिमान। प्रधान ने पूरे मन से उन्हें सिखाया, लेकिन छोटे शिष्य को कठोर अनुशासन दिया जाता था, जिससे वह अपने बड़े भाई से दूर होता चला गया और एक निषिद्ध विधि का अभ्यास करने लगा। क्या? सभी ने आश्चर्य से चीख उठाया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा कि यह कहानी सच हो सकती है, लेकिन सुहास ने इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जरूर बताया होगा। जब दूसरे शिष्य ने इस निषिद्ध कला को सीखा तो उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से बदल गई और उसकी शक्ति भी अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। बड़ा शिष्य अब उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। अपनी नई शक्ति के साथ दूसरे शिष्य को लगा कि प्रधान उसे और अधिक सराहेंगे, लेकिन जब प्रधान को उसकी साधना की सच्चाई पता चली तो यह घटना उसके लिए विनाशकारी साबित हुई। उस रात 10 वर्ष पहले
अद्वितीय गुरुकुल में रक्त की नदियां बही। बड़े शिष्य की उस रात दुखद मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा शिष्य अपने दंड से बचकर भाग निकला। इतना कहकर सुहास रुका और चारों ओर देखा। सभी लोग सांस रोककर पूरी कहानी सुनने में डूबे हुए थे। संतुष्ट होकर उसने आगे कहा, एक ही रात में प्रधान पूरी तरह से टूट गए। उनके दो सबसे प्रिय शिष्यों में से एक मर गया और दूसरा अंधकार की राह पर चला गया। इसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस क्षण से प्रधान ने स्वयं को एकांत में बंद कर लिया और बहुत कम ही लोगों ने उन्हें देखा। अधिकतर लोगों को लगा कि वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं और उनका निधन हो गया है। लेकिन कुछ वर्षों बाद वे और भी शक्तिशाली होकर लौटे। उन्होंने स्वयं अपने दूसरे शिष्य को पकड़ने के लिए यात्रा की और अंततः उसे कुंडली नाग सरिता में कैद कर दिया। अर्जुन का मन अचानक विचलित हो गया। उसे उस रहस्यमयी 11वें बुजुर्ग के अंतिम शब्द याद आ गए, मैं यहां खजाने के लिए नहीं आया, मैं किसी से मिलने आया हूं। किससे मिलने? अर्जुन को अब किसी भी संदेह की आवश्यकता नहीं थी। वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति था जो कुंडली नाग सरिता में कैद था। ठीक उसी समय आगे से हलचल और कोलाहल की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि घने जंगल के भीतर एक विशाल खुला क्षेत्र था। वहां पर एक बड़े बाजार जैसा माहौल था। तीनों गुरुकुलों के शिष्य अपने अपने छोटे बड़े स्टॉल लगाकर बैठे थे, जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं। दृश्य अत्यंत रोचक था। इस खुली जगह के चारों ओर 10-12 लकड़ी के मकान बने हुए थे, जिनकी बनावट साधारण थी। बड़े घर शायद विश्राम या शरण के लिए थे, जबकि छोटे मकानों का उपयोग रहने के लिए किया जाता होगा। चूंकि उस समय मौसम साफ था, इसलिए तीनों गुरुकुलों के शिष्यों ने अपने स्टॉल बाहर खुले में लगा रखे थे। काली आंधी बाजार पूरी तरह से एक अलग दुनिया की तरह प्रतीत हो रहा था। तो हम यहाँ पहुंच गए, सुहास ने कहा। उसका मुख्य उद्देश्य अर्जुन को यहाँ लाना था, ताकि वह जान सके कि इस स्थान का अस्तित्व है। यदि भविष्य में उसे किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह यहाँ आकर व्यापार कर सकता था। यह स्थान तो बहुत अच्छा है, अर्जुन ने वहां के व्यस्त माहौल को देखते हुए उत्साहित होकर कहा। हंसते हुए सुहास ने उत्तर दिया, बिल्कुल, यहाँ हम जैसे निम्न स्तरीय योद्धाओं को आवश्यक चीजें आसानी से मिल जाती हैं और सुरक्षा की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीनों गुरुकुलों के कुछ विशेषज्ञ यहाँ तैनात रहते हैं। देखो, वह छोटा लकड़ी का मकान, वहां हमारा अद्वितीय गुरुकुल का प्रहरी रहता है और मेरी बड़ी बहन भी वहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन? अर्जुन ने सुहास की ओर देखा और उसे याद आया कि जब सुहास पहली बार उससे झगड़ने आया था, तब उसने कहा था कि उसकी बहन एक प्रमुख शिष्या है। प्रमुख शिष्य वे होते थे जो गुरुकुल के भविष्य की आशा होते थे। सुहास अचानक सतर्क हो गया। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूं, मेरी बहन के बारे में कोई गलत विचार मत रखना। अर्जुन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। सुहास ने फिर से कहा, और भले ही तुम उसकी ओर आकर्षित हो जाओ, मुझे संदेह है कि तुम उसके स्तर तक पहुंच भी पाओगे। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, वह तपस्वी सीमा के तीसरे स्तर पर है। हमारे समकालीनों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। अर्जुन यह सुनकर थोड़ा प्रभावित हुआ। एक युवा साधक के लिए तपस्वी सीमा तक पहुंचना ही दुर्लभ था। इसके बाद का स्तर आत्मिक योग्यता का था, जिस स्तर पर इस समय अद्वितीय गुरुकुल के आचार्य थे। अगर तुम्हारी बहन इतनी प्रतिभाशाली है तो तुम केवल शरीर प्रशिक्षण चरण पर ही क्यों हो? अर्जुन ने विशाल से सवाल किया, हैरानी से। जैसे ही यह प्रश्न विशाल के कानों में पड़ा, वह तुरंत असहज महसूस करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। आखिरकार मैं तुम्हें एक नवागत शिष्य को मुझसे आगे नहीं निकलने दे सकता। अर्जुन ने हल्का सिर हिलाया, यह समझते हुए कि पिछले कुछ दिनों में उससे मिली शिकस्त ने विशाल के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी। चलो, पहले मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाता हूँ। उनकी सुरक्षा में रहकर इस काले समीर व्यापार संघ में हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। बड़ी बहन से मिलने की बात सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। विशाल ने खुद को संभालते हुए
अपने कपड़े झाड़े और उन्हें ठीक से पहनने लगा। साफ दिख रहा था कि वह अपनी बहन से या तो बहुत डरता था या फिर उसका अत्यधिक सम्मान करता था। विशाल की बड़ी बहन का क्या नाम है? अर्जुन ने धीरे से ललित से पूछा। सुवर्णा। यह नाम बुरा नहीं था, लेकिन अर्जुन को अभी तक यह नहीं पता था कि वह किस तरह की इंसान थी। कुछ ही देर में वे एक लकड़ी के घर के पास पहुंच गए। अर्जुन ने घर को ध्यान से देखा, साथ ही आसपास के अन्य लकड़ी के घरों को भी, जिनमें से हर एक पर अद्वितीय गुरुकुल कक्ष की पट्टिका टंगी हुई थी। इससे स्पष्ट था कि ये घर उच्च श्रेणी के गुरुकुल सदस्यों के निवास स्थान थे। विशाल ने हल्की सांस लेते हुए दरवाजे पर दस्तक दी और एक कोमल बिल्ली जैसे स्वर में कहा, दीदी, मैं आपसे मिलने आया हूं। ललित और बाकी सभी ने अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके कंधे हिलने लगे। अर्जुन भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। विशाल को अपने पीछे खड़े लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा हो गया और वह पलटकर उन्हें घूरने ही वाला था कि अंदर से एक ठंडी और हल्की आवाज आई, आ जाओ। यह आवाज एक शांत झरने की तरह थी जो कानों में गूंजती थी। विशाल ने सभी को इशारा किया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि घर बहुत ही साधारण था, यहाँ तक कि उसके अपने झोपड़े से भी अधिक साधारण। अंदर कोई विशेष साज सज्जा नहीं थी, लेकिन यहाँ की शांति अप्रत्याशित थी। बाहर की हलचल अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी, मानो यह घर किसी रहस्य से भरा हो। इसी बीच अचानक विशाल की दर्द भरी चीख गूंज उठी। अर्जुन ने नजर घुमाई और देखा कि विशाल फर्श पर सिर पकड़े बैठा हुआ था। वहीं कुछ ही दूरी पर एक सफेद वस्त्र पहने लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा कठोर और ठंडा था। उस लड़की के घने रेशमी काले बाल, धनुषाकार भौहें, चमकती हुई लंबी आंखें, नन्ही सी नाक, हल्की गुलाबी गाल और कोमल चेरी जैसे होंठ थे। उसकी त्वचा मोती जैसी चमक रही थी और उसकी पूरी काया नाजुक व आकर्षक थी, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत ठंडा था, जिससे कमरे का तापमान भी गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वह शांति से बैठी विशाल को देख रही थी। बिना कुछ कहे भी स्पष्ट था कि यही सुवर्णा थी। पता है तुम्हें क्यों मारा? सुवर्णा ने ठंडी आवाज में पूछा। विशाल ने पहले सिर हिलाया, फिर अपनी बहन की आंखों में चमकता खतरनाक इशारा देखकर झट से सिर हाँ में हिला दिया। तो बताओ। सुवर्णा की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं कर सकता था। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि विशाल अपनी बहन से इतना डरता क्यों था। ऐसी बहन किसी को भी नाकों चने चबवा सकती थी, भले ही वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, क्योंकि मुझे किसी ने पीटा था। अपनी बहन के सवालों का सामना करते हुए विशाल मुंह फेरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जवाब देते हुए उसने छुपकर सुवर्णा की प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश की। सुवर्णा का चेहरा अभी भी निर्विकार था। तुम्हें उन्होंने क्यों पीटा? मेरी योग्यता पर्याप्त नहीं थी। विशाल ने सिर और नीचे झुका लिया। तुम्हारी योग्यता पर्याप्त क्यों नहीं थी? सुवर्णा ने और गहराई में जाते हुए पूछा। विशाल को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मन लगाकर अभ्यास नहीं किया। सुवर्णा ने हल्के से सिर हिलाया। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अब बताओ, आगे से क्या करोगे? मैं समझ गया, मैं मेहनत करूंगा। आज के अपने शब्दों को याद रखना, वरना अगर भविष्य में तुम लापरवाही करोगे तो तुम्हें कोई और नहीं बल्कि मैं खुद सजा दूंगी। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बार बार कसम खाई कि वह मेहनत से अभ्यास करेगा ताकि अपनी बहन की उम्मीदों पर खरा उतर सके। विशाल को डांटने के बाद सुवर्णा ने आखिरकार पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। उसने पूछा, तुम ही वह हो जिसने चंद्रेश चौहान को हराया था? अर्जुन को लगा कि यह वरिष्ठ बहन की सूचना प्रणाली काफी तेज थी। वह भले ही यहाँ अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसे बाहर की घटनाओं की पूरी खबर थी। उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम विशाल से थोड़े बेहतर हो, सुवर्णा ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन देखने में 15-16 साल का ही लग रहा था। वह केवल शारीरिक प्रशिक्षण के 8वें स्तर पर था। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा ज्यादा नहीं लग रही थी, इसलिए सुवर्णा की नजर में वह कोई खास योग्य नहीं था।
उसने केवल इसलिए अर्जुन से बात की थी क्योंकि उसने विशाल की रक्षा की थी। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, कृपया बताइए वरिष्ठ बहन। अर्जुन का चेहरा शांत बना रहा। विशाल से दूर रहो। अगर तुम उसके साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारी साधना यहीं रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सुवर्णा विशाल को भले ही कमतर आंक सकती थी, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता था। विशाल मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने यह सुना, उसका चेहरा उतर गया। फिर भी वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब जाओ, मुझे अभ्यास करना है। सुवर्णा ने यह कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सबने चुपचाप बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। एक दूसरे की ओर देखते हुए उन्होंने राहत की सांस ली। अंदर का माहौल अत्यधिक दबाव वाला था। भले ही सुवर्णा देखने में सुंदर थी, लेकिन अगर वे वहां और ज्यादा देर तक रहते तो उनका शरीर और मन दोनों जैसे ठंडे पड़ जाते। मैं उन औषधियों को देखने जा रहा हूं जिनके बारे में कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी, ललित ने कहा और वहां से निकल पड़ा। मैं भी चलूंगा। कुछ और लोगों ने तुरंत हामी भर दी। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और वहां केवल अर्जुन और विशाल ही रह गए। अर्जुन ने देखा कि विशाल के चेहरे पर कुछ सोचने की झलक थी, इसीलिए उसने कहा, छोटे भाई, तुम्हें कोई काम लग रहा है तो उसे पूरा कर लो। मैं यहां थोड़ा घूम फिर लूंगा। विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो बताना, मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ के अधिकांश लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत चालाक होते हैं और धोखा देने में माहिर होते हैं। विशाल से अलग होने के बाद अर्जुन काले समीर व्यापार क्षेत्र में घूमने लगा। यहाँ तीनों गुरुकुलों के शिष्य जगह जगह अपने ठिकाने लगाए बैठे थे। कुछ अपनी चीजें बेच रहे थे तो कुछ खरीदने की इच्छा जताने के लिए संकेत पट्टियां लगा रहे थे। हर दुकान अलग थी। प्रत्येक विक्रेता ऊंची आवाज में बुला रहा था, जिससे यह एक व्यस्त बाजार जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां हर कोई अपने सामान को बेचने में व्यस्त था। कुछ अहंकारी थे, मानो कह रहे हों, अगर खरीदना है तो खरीदो। कुछ ग्राहक आकर्षित करने के लिए उदासीन बने हुए थे, जबकि कुछ ऊबे हुए लग रहे थे और बिना डर के साधना में लीन थे कि कोई उनका सामान चुरा सकता है। ग्राहकों को आकर्षित करने की अनेक शैलियां थीं, प्रत्येक अपने तरीके से प्रभावी। कई दुकानों को घूमने के बाद अर्जुन ने पाया कि यहाँ केवल खरीद फरोख्त ही नहीं, बल्कि कुछ स्टॉल ऐसे भी थे जहाँ साधना में सहायक औषधियां निःशुल्क तैयार की जा रही थीं। पहली नजर में यह एक अच्छे कार्य जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविकता में यह सिर्फ औषधि निर्माताओं द्वारा अपने कौशल को निखारने का एक तरीका था। क्योंकि इन नवशिक्षकों का अनुभव सीमित था, उनके बनाए 10 में से 8 औषधियां खराब निकलती थीं, इसलिए उनकी दुकानें अक्सर खाली पड़ी रहती थीं। ऐसी दुकानें बहुत अधिक नहीं थीं, क्योंकि अनुभवी औषधि निर्माता अत्यंत दुर्लभ थे। अर्जुन विशेष रूप से उन वस्तुओं पर ध्यान दे रहा था जिनमें उष्ण ऊर्जा समाहित हो। जैसे ही उसने व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया, उसकी छाती में स्थित सूर्य तत्व तीव्रता से प्रतिक्रिया करने लगा, जिससे यह स्पष्ट था कि यहाँ कई शक्तिशाली उष्ण तत्वों वाले खजाने मौजूद थे। लेकिन इस संक्षिप्त भ्रमण के बाद भी उसे केवल निम्न श्रेणी की वस्तुएं ही मिलीं। जिन जड़ी बूटियों को उसने देखा, वे कुंडलित नाग स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा की तुलना में बेहद कमजोर थीं, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ वस्तुएं उसे पसंद आईं, लेकिन जब उसने उनकी कीमत पूछी तो वह केवल सिर हिलाकर रह गया। वे इतनी महंगी थीं कि वह उन्हें खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगभग आधे घंटे तक घूमने के बाद उसे छोटे पुनर्स्थापन औषधियों का सही मूल्य समझ में आ गया। चूंकि ये औषधियां केवल शरीर प्रशिक्षण के 7वें से 9वें स्तर तक के साधकों के लिए उपयोगी थीं, इसलिए इनकी कीमत लगभग 52 स्वर्ण मुद्राएं थी। विशाल द्वारा दिए गए बोतल में 10 गोलियां थीं, यानी कुल मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं वास्तव में कोई बड़ी रकम नहीं थी। एक दुकान के बीचों बीच एक अग्नि रंग का पत्थर रखा था, जिससे अर्जुन को अत्यधिक तीव्र उष्ण ऊर्जा महसूस हो रही थी।
वह यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि यह कुंडलित नाग स्रोत से कितनी अधिक उष्ण ऊर्जा छोड़ रहा था। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि अगर वह इस पत्थर की ऊर्जा को अवशोषित कर ले तो वह कम से कम 2-3 बूंद सूर्य अमृत संचित कर सकता था। यह साधारण उष्ण ऊर्जा साधना से कई दिनों की मेहनत के बराबर था। हालांकि उसे पता था कि इस दुकान का मालिक आसानी से सौदा करने वाला नहीं था और निश्चित रूप से इसे कम कीमत पर नहीं बेचेगा, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और नीचे बैठ गया। दुकान के मालिक के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो किसी ने उससे कर्ज लिया हो और लौटाया न हो। उसने अर्जुन को एक नजर देखा और फिर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अर्जुन ने पहले कुछ अन्य वस्तुओं में रुचि दिखाते हुए उनकी कीमत पूछी। दुकानदार की आंखों में स्वर्ण मुद्रा की चमक थी और उसने लापरवाही से कीमतें बताईं। तभी अर्जुन ने अप्रत्याशित रूप से उस लाल पत्थर की कीमत पूछी। यह कितने का है? दुकानदार जोर से हंस पड़ा और कुछ शब्द कहे। यह मेरी दुकान की सबसे महंगी वस्तु है, इसकी कीमत 3000 स्वर्ण मुद्राएं है। अर्जुन के दिमाग में कोई उपाय नहीं आया। यह कीमत उसके लिए बहुत अधिक थी। यह उसकी खरीद क्षमता से परे था, तो वह मोल भाव कैसे करता? जैसे ही वह पत्थर को वापस रखने और जाने की तैयारी कर रहा था, किसी ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। उसने सिर घुमाया और एक आकर्षक मुस्कान उसकी ओर देख रही थी। तो यह वास्तव में तुम ही हो, हुमैरा ने कहा, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए। क्या काम है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सच कहें तो उसे इस लड़की से कोई खास लगाव नहीं था। हालांकि वह इस समय ठीक ठाक कपड़ों में थी, लेकिन पिछले दिन के उसके बर्ताव ने अर्जुन के मन में उसके प्रति एक नकारात्मक छवि बना दी थी। अर्जुन की उदासीनता को महसूस करते हुए हुमैरा की आंखों में असंतोष झलका, लेकिन उसने मीठी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आई थी। ठीक है, फिर मिलते हैं, अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा और मुड़कर चल पड़ा। अरे, हुमैरा ने पुकारा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वह अर्जुन के बेहद करीब आ गई और उसके हाव भाव को ध्यान से देखने लगी। काफी देर तक यूं ही चलते रहने के बाद अर्जुन थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वह नहीं जानता था कि इस लड़की की हरकतों से कैसे निपटे। उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, फिर भी वह जिद करके उसके साथ बनी रही। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अर्जुन ने अचानक रुककर पूछा। उसका चेहरा अब गंभीर था। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं तो बस काले समीर व्यापार क्षेत्र में घूम रही हूं। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हुमैरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा पीछा करना बंद करो, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा, अर्जुन ने गुस्से में कहा। हुमैरा जरा भी नहीं घबराई, बल्कि और उत्साहित लग रही थी। क्या तुम मुझसे पहले की तरह व्यवहार करोगे?